हेलो डॉक्टर्स। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं कंजेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया या CAH। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत बच्चों को कन्फ्यूजिंग लगता है, बट आई होप इस वीडियो के बाद हमें एक इजी टॉपिक की लिस्ट में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इस CAH को ब्रेक डाउन करके। तो C स्टैंड्स फॉर कंजेनाइटल। अब ये कंजेनाइटल है तो इसका एक इनहेरिटेंस पैटर्न भी होगा, ये होता है ऑटोसोमल रिसेसिव। A स्टैंड्स फॉर एड्रेनल, यानी कि एड्रेनल ग्लैंड को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है, उसका H हो जाता है, यानी कि हाइपरप्लेजिया हो जाता है। हाइपरप्लेजिया हमने पैथो में भी पढ़ा है, क्या मतलब होता है इसका, किसी भी चीज़ के सेल्स का नंबर इंक्रीज होना, उसको बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। अगर साइज इंक्रीज होता है तो हम उसको हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और याद करते हैं इस फ्लो चार्ट को। ये फ्लो चार्ट इस टॉपिक का वर्टिब्री है। अगर हमने इस फ्लो चार्ट को याद कर लिया तो मतलब हमने इस टॉपिक को 60% कवर कर लिया, क्योंकि हम जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसका आंसर ईजिली इस फ्लो चार्ट से दे सकते हैं। तो चलिए याद करते हैं इस फ्लो चार्ट को। तो हम ज़्यादातर सुनते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता और ब्ला 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 ब्ला, बट कोलेस्ट्रॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इन स्टेरॉइड्स की फॉर्मेशन में। अब ये होता कहाँ पे है, ये होता है हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स में। हमारे जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसकी 3 लेयर्स होते हैं। सबसे बाहर जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडल होती है जोना फेसिकुलेटा और सबसे अंदर वाली होती है जोना रेटिकुलरिस। इनको हम याद रख सकते हैं एक न्यूमोनिक से, जिसको हम इजीली पढ़ते आते हैं फिजियो में भी, GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो वही इसका न्यूमोनिक है, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। मैंने इस फ्लो चार्ट के कंपार्टमेंट्स की कलर कोडिंग की है, रेड, ग्रीन और ब्लू, जिससे हमें ये ईजिली याद भी रहेगा। इसमें सबसे पहले हम याद करते हैं रेड कंपार्टमेंट को, जो कि है हमारा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कंपार्टमेंट या फिर जोना ग्लोमेरुलोसा। सबसे पहले इसमें कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है प्रेग्नेनोलोन में, प्रेग्नेनोलोन कन्वर्ट होता है प्रोजेस्ट्रॉन में बाय द एंजाइम 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डिहाइड्रोजिनेज या फिर 3 बीटा HSD। उसके बाद प्रोजेस्ट्रॉन कन्वर्ट होता है 11 डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन में, किससे, 21 हाइड्रोक्सिलेज से। उसके बाद 11 डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन कन्वर्ट होता है कॉर्टिकोस्टेरॉन में, किससे, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज से। और लास्ट में बनता है हमारा एल्डोस्टेरॉन। अब हम सबको एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन तो पता है, ये है रीनल ट्यूब्यूल, ये है ब्लड वेसल और बीच में है MR यानी कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर। अब ये एल्डोस्टेरॉन यहाँ पे आके अटैच होता है और ये क्या करता है कि सोडियम को रीनल ट्यूब्यूल से ब्लड वेसल में शिफ्ट करता है और इसी को फॉलो करता है वाटर, जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब सोडियम रीनल से वेस्कुलर कंपार्टमेंट में आ रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। अब ये उसको मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या करता है, ब्लड वेसल से पोटेशियम को वेस्कुलर कंपार्टमेंट से रीनल ट्यूब्यूल में एक्सक्रीट कर देता है, जो कि यूरिन की फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है और ब्लड में पोटेशियम का लेवल भी मेंटेन रहता है। अब वापस फ्लो चार्ट पे चलते हैं। अब इस रेड कंपार्टमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है 11 डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन। इसकी कुछ कुछ एक्टिविटी एल्डोस्टेरॉन के जैसी होती है। ये हम आगे टॉपिक में भी देखेंगे कि ये कैसे काम करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लेना। हम आते हैं ग्रीन कंपार्टमेंट पे, यानी कि जोना फेसिकुलेटा। यहाँ से प्रोड्यूस होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यानी कि कॉर्टिसोल। जल्दी से बोलूँ मैं, अगर एल्डोस्टेरॉन की फॉर्मेशन में हमें लगे थे 3 एंजाइम्स, 3 बीटा HSD, 21 हाइड्रोक्सिलेज और लास्ट में 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। बाद में इस एल्डोस्टेरॉन बन रहा था। जो कॉर्टिसोल है उसके फॉर्मेशन में हमें लगते हैं 4 एंजाइम्स। सबसे पहला है 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, जो कि कन्वर्ट करता है प्रेग्नेनोलोन को 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन में या फिर प्रोजेस्ट्रॉन को 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन में। तो अल्टीमेटली हमें ये चाहिए होगा 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन, और इसके लिए हमें एक और एंजाइम चाहिए यहाँ पे, 3 बीटा HSD। ठीक है। अब थर्ड एंजाइम जो है इसमें है 21 हाइड्रोक्सिलेज, जो कि कन्वर्ट करता है हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन को 11 डीऑक्सी कॉर्टिसोल में, और 11 हाइड्रोक्सिलेज डीऑक्सी कॉर्टिसोल को कन्वर्ट कर देता है कॉर्टिसोल में। देखते हैं ब्लू कंपार्टमेंट को, जो कि है जोना रेटिकुलरिस। इसमें बनते हैं एंड्रोजन्स। यहाँ पे हमारा 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन कन्वर्ट होता है DHEA यानी कि डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन में। ये कन्वर्ट होता है एंड्रोस्टेनिडायोन में बाय 3 बीटा HSD, और एंड्रोस्टेनिडायोन कन्वर्ट होता है टेस्टोस्टेरोन में बाय 17 बीटा HSD। तो ये एंजाइम अलग है थोड़ा,
ये सेम नहीं है। ये 21 हाइड्रोक्सिलेज रेड और ग्रीन कंपार्टमेंट में है, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज रेड एंड ग्रीन कंपार्टमेंट में है, 3 बीटा HSD तीनों कंपार्टमेंट्स में है। तो हमें इस फ्लो चार्ट को बाय हार्ट याद रखना है। एंजाइम डेफिशिएंसीज पे जाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो ज़ोनो रेटिकुलरिस में एंड्रोस्टेनिडायोन और टेस्टोस्टेरोन बना था, वो पेरिफेरल में जाके क्या होता है उसके साथ। तो एंड्रोस्टेनिडायोन कन्वर्ट होता है एस्ट्रोन में बाय द एंजाइम एरोमेटेज, और टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है एस्ट्राडायोल में बाय द एंजाइम एरोमेटेज। अभी जो जिगजैग लाइन है ये मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि इस पर एक अलग एंजाइम एक्ट करता है जो कि है 5 अल्फा रिडक्टेज, जो कि टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है। अब मैं इसके एक फार्मोलॉजिकल रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि 5 अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिटर करने की दवाई कौन सी होती है। वो है फिनेस्ट्राइड। उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, PPH यानी कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में, क्योंकि उसमें डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ही प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट होता है यानी कि साइज इंक्रीज होता है। तो एंजाइम डेफिशिएंसीज का ऑर्डर होता है, सब मोस्ट कॉमनली डेफिशिएंट होता है 21 हाइड्रोक्सिलेज, फिर 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, देन 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, और लीस्ट कॉमन होता है 3 बीटा HSD। मैं एक बार डायग्राम में आपको ये दिखा देता हूँ। तो ये रहा मोस्ट कॉमन डेफिशिएंट 21 हाइड्रोक्सिलेज, जो कि 11 डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन बनाता है, जिसका मैंने बोला था याद रखना एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और ये 11 डीऑक्सीकोर्टिसोल बनाता है। सेकंड मोस्ट कॉमन 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, थर्ड मोस्ट कॉमन डेफिशिएंट है 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, और लीस्ट कॉमन होता है 3 बीटा HSD, जो कि तीनों पाथवेज को इन्वॉल्व करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी की। अब इस अगर हम फ्लो चार्ट में देखें तो ये कन्वर्ट करता था प्रोजेस्टेरोन को 11 डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन में, और 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन को डीऑक्सीकोर्टिसोल में। अब मैंने बोला था कि इसका एल्डोस्टेरोन का एक्टिविटी होता है, तो हमारा अब एल्डोस्टेरोन क्या कराता था, सोडियम को रीएब्जॉर्ब कराता था, जिससे BP इंक्रीज होता था, और उसके रिप्लेसमेंट में पोटेशियम को एक्सक्रीट करता था। अब वो चीज़ नहीं हो पाएगी, तो एल्डोस्टेरोन कम होने की वजह से क्या हो रहा है, BP फॉल हो रहा है, यानी कि पेशेंट शॉक में भी जा सकता है इसमें। तो रिड्यूस ब्लड प्रेशर, सेकंड हाइपोनेट्रीमिया क्योंकि सोडियम रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, और थर्डली पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लड में पोटेशियम इंक्रीज हो जाएगा और हाइपर कैलेमिया कॉज करेगा। तो इंपॉर्टेंट 3 फाइंडिंग्स है एल्डोस्टेरोन कम होने की वजह से। सेकंड देखते हैं हम कि एल्डोस्टेरोन तो कम हुआ, बट सेकेंडली कोर्टिसोल भी कम हो रहा है। अब कोर्टिसोल कम होने की वजह से क्या होता है, कोर्टिसोल कम होने की वजह से पिट्यूटरी को सिग्नल जाता है, और वो क्या सिक्रीट करता है, ACTH, ज़्यादा ACTH प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, जो ACTH है वो अकेला सोलो रिलीज नहीं होता, वो एक कॉम्बिनेशन में रिलीज होता है इन 3 हॉर्मोन्स का। इसको हम एक प्रो हार्मोन बोल सकते हैं, जैसे कि इसका नाम है POMC। फुल फॉर्म जो होती है इसकी प्रो ओपियो मेलेनोकोटिन। ओपियो यानी कि ओपियोइड्स यानी कि बीटा एंडोर्फिन, मेलेनो मतलब कि MSH जो कि मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट करता है, और कोटिन मतलब ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो कोर्टिसोल कम होने की वजह से ये POMC रिलीज होता है। अब इसमें ACTH भी रिलीज हो गया, और यहाँ पे जो हमें याद रखना इंपॉर्टेंट हुआ है कि मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH क्या करेगा, पिगमेंटेशन इंक्रीज करा देगा, जो कि हाइपर पिगमेंटेशन की फॉर्म में हमें प्रेजेंट करेगा। तो कोर्टिसोल की वजह से हमने पढ़ लिया, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो रहा है एट द एंड, हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है, MSH की वजह से। अब देखते हैं एंड्रोजन्स इंक्रीज होते हैं क्यों, क्योंकि अब ये पाथवे में देखिए 21 हाइड्रोक्सिलेज तो डेफिशिएंट है, तो ये वाला पाथवे नीचे का तो ब्लॉक हो गया, तो ये जो ऊपर का जो बचा है 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन या प्रोगेनोलोन मान लो, ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आगे ब्लू कंपार्टमेंट में, ठीक है। और ब्लू कंपार्टमेंट में क्या बनते हैं, एंड्रोजेंस। तो बॉडी में ज़्यादा क्या बनने लगेंगे इस केस में, एंड्रोजेंस। तो मेल में इसमें क्या हमें दिखने को मिलेगा, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी जल्दी आना, इसको हम बोलते हैं प्रिकॉशियस। और फीमेल्स में क्या होता है, एम्बिगुअस जेनिटेलिया। मतलब एम्बिगुअस का मतलब होता है अनक्लियर जेनिटेलिया, मतलब हमें पता नहीं है मतलब वैसे कि मेल है या फीमेल है ऐसा। तो फीमेल्स में ये क्लेटेरोमेगैली की फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकता है। क्लिनिकल फीचर समझने के बाद देखते हैं कि हम इसका टेस्ट कैसे करेंगे, पता कैसे लगाएंगे। तो न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग के लिए हम इसमें चेक करते हैं 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन लेवल्स, जो कि हमें इंक्रीज मिलेंगे। 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन क्यों इंक्रीज मिलेगा, क्योंकि आगे ये वाला एंजाइम इसको ब्लॉक कर रहा है।
तो इसका लेवल्स हमें इंक्रीज मिलेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखते हैं। और मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एल्डोस्टेरोन नहीं बन रहा है, कॉर्टिसोल नहीं बन रहा है, दोनों डेफिशिएंट है, तो लाइफ टाइम एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल देना पड़ेगा हमें। अगर पेशेंट को कोई स्ट्रेस होता है, अगर वो कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसको या सर्जरी कराता है, तो हमें इनकी डोज 3 टाइम्स to 5 टाइम्स इंक्रीज करनी पड़ती है। तो ये था हमारा 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। सेकंड चलते हैं, जो कि सेकंड मोस्ट कॉमन थी हमारी 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। इसके क्लिनिकल फीचर्स भी समझते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू। अब 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंट है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या बन पा रहा है, 11 डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन नहीं बनेगा, बट 11 डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन बन रहा है, जिसकी एल्डोस्टेरॉन की एक्टिविटी होती है जिसमें थोड़ी बहुत। और सेकेंडली कॉर्टिसोल कम है, कॉर्टिसोल फिर डेफिशिएंट है, तो वो क्या करेगा, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। तो पढ़ते हैं इनके क्लिनिकल फीचर्स को। हमने देखा कि एल्डोस्टेरॉन तो कम है, बट जो 11 डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन है वो बढ़ा हुआ है, जिसकी एक्टिविटी इसके जैसी ही होती है। तो इसीलिए अब एल्डोस्टेरॉन क्या कराता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कराता है। तो हम पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, हाइपरटेंशन के साथ। कोर्टिसोल की बात करें, वही ऊपर वाला मैकेनिज्म है, इसमें भी कोर्टिसोल कम है, एक वो ट्रायो निकलेगा अपना POMC, उसमें MSH भी होगा जो कि हाइपर पिगमेंटेशन कॉज करेगा। थर्डली एंड्रोजेंस भी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंट है। तो फिर से ये वाला पाथवे तो नीचे ब्लॉक हो रहा है, तो ये कहाँ शिफ्ट होने लगेंगे, फिर से ब्लू कंपार्टमेंट में। तो मेल में हमें क्या मिलेगी, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, और फीमेल्स में हमको मिलेगा फिर से एम्बिगुअस जेनिटेलिया। और डायग्नोसिस के लिए हम इसमें 11 डीऑक्सीकोर्टिसोल के लेवल्स चेक करेंगे, क्योंकि ये वाला एंजाइम डेफिशिएंट है, तो हम इसमें क्या चेक करते हैं, 11 डीऑक्सीकोर्टिसोल, इसके लेवल्स बढ़े हुए मिलेंगे हमको। अब आते हैं थर्ड मोस्ट कॉमन एंजाइम डेफिशिएंसी, जो कि है 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। इसके क्लिनिकल फीचर्स भी हम पहले एक बार फ्लो चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। अब 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम डेफिशिएंट है, यानी कि जो आगे पाथवे था ग्रीन कंपार्टमेंट में जाने का, वो पूरा ही ब्लॉक हो चुका है। तो ना ही ग्रीन कंपार्टमेंट के हॉर्मोन्स बनेंगे इसमें, और ना ही ब्लू कंपार्टमेंट से कुछ भी प्रोड्यूस हो पाएगा। तो सारा का सारा जो ये है प्रेग्नेनोलोन और प्रोजेस्टेरोन कहाँ यूटिलाइज होगा, अपने रेड कंपार्टमेंट में। और रेड कंपार्टमेंट में क्या बन रहा है, एल्डोस्टेरॉन। तो 17 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी में हमें एल्डोस्टेरॉन बहुत रहेगा, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, हाइपरटेंशन। कॉर्टिसोल कम, तो उसमें हमने पहले भी देख लिया है, MSH होगा, ACTH बढ़ेगा, जिससे हाइपर पिगमेंटेशन होगी। अब इस केस में क्या है उन दोनों से अलग, कि एंड्रोजेंस कम है ना, एंड्रोजेंस कम है। तो मेल में हमको क्या देखने को मिलता है, अंडर विरिलाइजेशन। अंडर विरिलाइजेशन कैसे कैसे प्रेजेंट कर सकती है, हाइपोस्पेसडियास की फॉर्म में, डिलेड प्यूबर्टी। जब एंड्रोजन बढ़े हुए थे तब था प्रिकॉशियस, यानी कि जल्दी आ रही थी प्यूबर्टी। अभी प्यूबर्टी नॉर्मल एज से लेट आएगी। बिफिड स्क्रोटम हो सकता है, या सीवियर केसेस में एम्बिगुअस जेनिटेलिया भी हो सकता है मेल्स में। फीमेल्स इस केस में यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होती है, अगर होता भी है तो डिलेड प्यूबर्टी के साथ प्रेजेंट करती है। इसके बाद हम अपने चलते हैं लास्ट एंजाइम डेफिशिएंसी पे, जो कि है लीस्ट कॉमन, 3 बीटा हाइड्रोक्सीस्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी, यानी कि 3 बीटा HSD डेफिशिएंसी शॉर्ट में। अब इसका भी एक बार फ्लो चार्ट देखते हैं पहले। अब हमने ये देखा कि इसमें क्या है, 3 बीटा HSD, ये रेड कंपार्टमेंट में भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, ग्रीन में भी दे रहा है, ब्लू में भी दे रहा है, और यानी कि ये तीनों एंजाइम्स यहाँ पे अपना डेफिशिएंट है और आगे कुछ नहीं बन पाएगा। तो ना ही रेड कंपार्टमेंट में एल्डोस्टेरोन बनेगा, ना ही यहाँ पे कॉर्टिसोल बनेगा, और ना ही यहाँ पे एंड्रोजेंस बनेंगे। अब देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। तो एल्डोस्टेरोन नहीं बन रहा है, और 11 डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन भी नहीं बन रहा है इसमें। तो क्या रहेगा, BP रिड्यूस रहेगा, क्योंकि सोडियम रीएब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, तो हाइपोनेट्रीमिया, और पोटेशियम उसकी जगह से मतलब रिप्लेस नहीं हो पा रहा, तो हाइपरकैलीमिया। सेम उसके जैसे फीचर्स। अब सेकंड है कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से ACTH और MSH बढ़े हुए हैं, तो हाइपर पिगमेंटेशन। अब इस केस में भी एंड्रोजेंस नहीं बन रहे हैं, तो मेल्स में हमें अंडर विरिलाइजेशन देखने को मिलेगा। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है वो है फीमेल्स, उनमें हमें माइल्ड विरिलाइजेशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें डिहाइड्रो एपिएंडोस्टेरोन के लेवल्स रेज्ड रहते हैं। अब देखो 3 बीटा HSD डेफिशिएंट है, ठीक है, प्रेग्नेनोलोन से 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन बन गया, इससे DHEA यानी कि डिहाइड्रो एपिएंडोस्टेरोन भी बन गया। बट
ये आगे नहीं कन्वर्ट हो पा रहा, तो यानी कि इसके लेवल इंक्रीज रहेंगे, और इसके इंक्रीज होने की वजह से फीमेल्स में माइल्ड विरलाइजेशन आता है। इसके लिए हम किसके लेवल्स चेक करते हैं, DHEA के और 17 हाइड्रोक्सीप्रोग्रेनुलोन, उसके भी लेवल थोड़े से रेज रहते हैं। तो ये था हमारा पूरा कंजेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया का टॉपिक, जो कि आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी फीडबैक देना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए।